चलो यहाँ देखिए जरा सब लोग, लास्ट क्लास हमने जो है ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि JSX के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर JSX लिखते हैं तो उसके रूल्स क्या होते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक न्यू कंपोनेंट बना रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ कंपोनेंट का नाम दिया लर्न JSX। आप सभी एक काम करना, आप लोग मैनुअली भी कंपोनेंट बना सकते हो, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैनुअली अगर आप कोई कंपोनेंट खुद से बनाने बैठते हो वो टाइम लगता है उसमें। आप सभी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। क्या नाम है इसका, ES7+ रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। ये डेवलपर का नाम है, ये देख लेना, ठीक है। जब इसको इंस्टॉल कर लो, एक एक्सटेंशन और इंस्टॉल कर लेना। टेलविड CSS इंटेलिजेंस, क्या हुआ, हो गया इंस्टॉल। तो ये 2 एक्सटेंशंस चाहिए थे बस हमें, ठीक है। जैसे आप लोग ये इंस्टॉल कर लोगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट, वो भी एरो फंक्शन वाले, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर देगा और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट भी अपने आप लगा देगा। अपने आप पूरा कंपोनेंट बन के रेडी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इस एक्सटेंशन का, RAFCE, ठीक है। और जो भी फाइल का नाम है वही नाम ये कंपोनेंट का बाय डिफॉल्ट रख देता है, चेंज करना है तो कर लेना, ठीक है। हो गया सबका, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेन है, मेन के अंदर जो कुछ भी लिखा है सब हटाओ। मैं अभी के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, बहुत बार ना ये VS कोड ना सजेशन नहीं देता। जैसे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सजेशन नहीं दे रहा कि कहाँ से इंपोर्ट करना है, जबकि कंपोनेंट मैंने बना रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में उस फाइल को ओपन कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके कंट्रोल स्पेस फॉर सजेशन, एंटर। अपने आप देखो ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट लग गई। आपको मैन्युअली इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है।
बस हो गया काम। हाँ, कंपोनेंट का नाम उसके बाद कंट्रोल स्पेस सजेशन के लिए, ठीक है। वो RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक सिंपल सा कंपोनेंट बन के रेडी है, ठीक है। वेबसाइट को रन करो, npm run dev। सब लोग अब शॉर्टकट यूज किया करो, कंट्रोल के साथ बैक टिक, टर्मिनल को टॉगल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता ऊपर जाके टर्मिनल न्यू टर्मिनल करता रहे, ठीक है। कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक करो इस लिंक पे, ये ओपन हो गया आ गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे लर्न JSX, ठीक है। चलो अभी इस रिएक्ट वाले इंपोर्ट की मेरे को नीड नहीं है, हटा दो। डिव के अंदर आओ, जो भी लिखा है हटा दो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक H1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये काम करो, इसे हटा, H1 लिख रहा हूँ, ठीक है। हाय, फिर से एक H1 लिख रहा हूँ, हेलो। यहाँ पे देखो एरर आ गई, क्यों एरर आई है? हाँ, ठीक है। एरर को पढ़ो जरा सब लोग। प्लगइन वीट के अंदर किसने एरर दी है? react-babel, ठीक है। तो जो बेबल है वो क्या करता है, जो आपका कोड लिखा हुआ है JSX में उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, रुको इसे होल्ड रखो। देखो कौन सी फाइल में दिक्कत आई है, ठीक है। मैसेज क्या लिखा हो जरा देखो, एडजेसेंट JSX elements must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment like this? लाइन नंबर 3 कॉलम नंबर 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लर्न JSX, और ये बताओ प्रॉपर जगह तक को पॉइंट आउट कर रहा है, और क्या चाहिए? बेचारा चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है इस जगह पर, ठीक है। एरर को पढ़ना सीखो, ठीक है। सो अब मैंने यहां लिखी तो HTML है, H1 कौन सा टैग है? HTML का टैग है, तो लिखा तो यहां HTML में, तो ये क्यों बोल रहा है कि भाई ये JSX है? मैं अगर यहां कुछ भी लिख रहा हूं, यहां से जो रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न कर रहा हूं मैं? H1 के अंदर हाई लिखा हुआ है। ये डेटा टाइप क्या होगा इसका जो मैं रिटर्न कर रहा हूं? जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल है? तो ये कौन सा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग जो है क्या कहते हैं, कितने किस में आता है? सिंगल कोट, डबल कोट या बैकटिक? ट्रिपल कोट नहीं, वो पाइथन में आता है, ठीक है। सिंगल कोट, डबल कोट या बैकटिक, तीनों में से किसी एक में होना चाहिए। क्या ये तीनों में से किसी में है? अगर मान लो मैंने सिंगल कोट लगा दिया, तो स्ट्रिंग अगर ये होगा तो वो एज इट इज आएगा, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है। तो क्या है ये?
क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये है JSX, जावास्क्रिप्ट प्लस XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? एक सिंटेक्स एक्सटेंशन है किसका? जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, ये जो है डेवलप किया गया है, JSX को बनाया गया है ताकि आप लोगों को HTML लाइक सिंटेक्स मिल सके जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और ये आपके ब्राउजर के थ्रू डायरेक्टली सपोर्टेबल नहीं है JSX। आपका ब्राउजर JSX नहीं समझता। ठीक है, तो ये चीज जो हम रिटर्न कर रहे हैं, आपका ब्राउजर समझ कैसे रहा है और किसकी हेल्प से समझ रहा है? अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है बेबल का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? बेबल। ठीक है, तो बेबल जो है एक समझ लो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका काम है कि JSX को प्योर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना। प्योर जावास्क्रिप्ट मतलब डॉम। मैंने आप लोगों को डॉम में बता रखा है कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करके उसमें कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग लगा सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को रिमूव करना, ऐड करना, कोई भी काम डॉम के अंदर किया जा सकता है। तो जो बेबल है वो क्या करता है? JSX को कन्वर्ट करता है डॉम के कोड में। फिर आपका ब्राउजर उस डॉम के कोड को समझ के आपका ब्राउजर उसको रेंडर करता है। रेंडर करना मतलब दिखाता है पेज पे। ठीक है, अब वो तो आप लोगों को दिखने में लग रहा है आसान सा HTML है बस। ठीक है, इसको बनाया ही इसलिए गया ताकि यूजर फ्रेंडली रहे। ठीक है, यूजर फ्रेंडली मीन्स डेवलपर फ्रेंडली रहे। आप लोगों को डेवलपर, तो आप लोगों को डेवलप करने में आसानी है। वरना यही चीज अगर आप लोग उससे लिखते, जावास्क्रिप्ट से लिखते, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1, फिर H1 डॉट इनर HTML, ये फिर कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है तो उसके लिए अलग कोड लिखो। हाँ एग्जैक्टली, तो ऐसे ही रीजंस की वजह से जो बेबल है वो आया है। तो JSX को कन्वर्ट करता है वो प्योर जावास्क्रिप्ट के कोड में जो डॉम में हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम डॉम में कोड लिखें। आप सिर्फ JSX में लिखो, अपने आप बेबल आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से इसे पढ़ लो सब लोग। देखो, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कंपाइलर का, और एक होता है ट्रांसपाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर एक बार में पूरा कोड उठाता है, उसको कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चलाता है। और ट्रांसपाइलर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसे टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जैसे JSX को जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो बेबल एक ट्रांसपाइलर है। कन्वर्ट करता है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। देखो, अगर किसी ने नया ब्राउजर यूज किया है तो वो समझ लेगा, लेकिन कोई अगर पुराने सिस्टम में हमारी वेबसाइट चला रहा है, पुराने ब्राउजर में चला रहा है, या कोई बहुत ही खराब ब्राउजर में चला रहा है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो समझ पाएगा नहीं। पुराने ब्राउजर जो है, जो जिन्होंने मान लो अपडेट ही नहीं मारा सालों से, तो वो उसमें तो नहीं चलेगा, बहुत सारी फंक्शनैलिटी जो है ब्रेक हो जाएंगी। दैट्स वाई ये जो है कंपैटिबिलिटी मेंटेन करता है। हाँ वो तो है, लेकिन एक थोड़ा सा प्रिकॉशन भी तो लेके रखना पड़ता है। अब वो तो हम अगर रिजिड हो जाएंगे कि भाई इससे अगर काम है तो चलेगा ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों में ये होता है कि इसमें चलेगा नहीं, इसमें चलेगा। हाँ वो तो है, लेकिन अब आजकल हमें सब कुछ देखना पड़ता है, स्टार्टअप वगैरह सब में। अगर हम लोग बोलने लग जाएं
कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, रिएक्ट के कोर्स में बिना जावास्क्रिप्ट वाला बंदा नहीं आएगा। जिसको जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं आती, एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं आता, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो रिएक्ट में एनरोल नहीं कर सकता। तब तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर हमारे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये JSX है। ठीक है, और JSX को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जो आप सभी को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है डायरेक्टली यूज मत किया करो। जैसे कि देखो अभी मैं ग्रेटर देन लगा रहा था, ठीक है, इसने वार्निंग दे दी हमें, कोड हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वार्निंग दे रहा था, ये देखो कंसोल, वार्निंग द कैरेक्टर ग्रेटर देन इज नॉट वैलिड इनसाइड अ JSX एलिमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या यूज किया करो, HTML एंटिटी। ठीक है, $GT सेमीकोलन ग्रेटर देन। ठीक है, सबको पता ही होंगी HTML एंटिटीज क्या होती है। ठीक है, चलो मैंने बता रखा है सबको। तो ये JSX है। एक मिनट, main.jsx, पहले एंगल ब्रैकेट्स ओपन किया, कंपोनेंट का नाम लिखा, कंट्रोल स्पेस, जो फॉरवर्ड स्लैश इसमें एंड में आ रहा है ना, इसमें पहले आ रहा है, तो उस चीज को लिखो। हाँ ऐसे लिख दो, और अगर सजेशन नहीं आ रहा तो फाइल को ओपन कर लो। हाँ फाइल को ओपन कर लो, क्योंकि बहुत बार होता है VS कोड बिना फाइल ओपन किए से करते हैं, लेकिन वो इंपोर्ट नहीं हुआ, तो गलत किया होगा। फाइल को ओपन कर लो, बाहर कहीं क्लिक करो, मेन में जाओ, X के बाद कर्सर रखो, कंट्रोल स्पेस, फिर उसके बाद एंटर मार दो, नहीं तो लैपटॉप दिखाओ मेरे को। 2 किलो का होगा ही। आपने कंपोनेंट का नाम लर्न रखा हुआ है, आप यहाँ पे लर्न में कैपिटल L लगा रहे हो, और वहां क्या लिखा हुआ है, और अब इसे रिनेम भी मत करना, वरना रिएक्ट जो है कैसे उठा लेता है, और कैसे उठाने के बाद वो जो है क्या कहते हैं दिक्कत देगा आपको, वो उठाएगा ही नहीं, सजेशन देगा ही नहीं। ठीक है, तो उस फाइल को डिलीट मार दो, कोई दूसरी फाइल बना लो, नाम चेंज कर देना। ठीक है, चलो सब अगली चीज, अगर मेरे को यहाँ पे HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट पहले कभी भी लिखनी होती थी, तो मैं क्या लिखता था, document.getElement by ID या इस तरीके से कुछ लिखता था। ठीक है, यहाँ मैं एक रूल पहले ही बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, कि आपको 2 एडजेसेंट एलिमेंट एक साथ नहीं लगाने। ठीक है, 2 एडजेसेंट एलिमेंट एक साथ नहीं लगाने। अब जरा देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 + 5 इंटू में 3, कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे बताया कि ये जावास्क्रिप्ट है? नहीं, मैंने ना वेरिएबल बनाया, ना मैंने HTML के अंदर इंसर्ट किया document.getElement by ID वगैरह लगा के। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है JSX में अंदर, JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 5 × 3 15 + 2। ठीक है, मल्टीप्लाई को ज्यादा प्रायोरिटी होती है एज कंपेयर टू प्लस। ठीक है, तो हमने ये JSX एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दी। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोई भी एक्सप्रेशन लिखना हो तो एक लाइन में लिखना, एक लाइन से ज्यादा वाले कोड यहाँ बिल्कुल मत लिखना। ठीक है, और इसमें सेमीकोलन यूज नहीं होता। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे लॉग दे भी दूँ
तो देखो सेमीकोलन लगाते ही एरर आ रहा है। ये ओनली एक्सप्रेशन के लिए बना है। किसके लिए बना है? एक्सप्रेशन के लिए। कंट्रोल शिफ्ट आई, रिफ्रेश, है 2 बार दिख रहा है, एक बार थोड़ा लाइट में और एक बार। हाँ। हम लोग जो अभी ये कोड लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं स्ट्रिक्ट मोड के अंदर। तो स्ट्रिक्ट मोड सेम कोड को 2 बार रिपीट करता है। तो इसको कमेंट कर दो, आ गया एक बार। ठीक है, तो आप कोई भी जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के यहां पे रख सकते हो। ठीक है, तो पहला रूल, एडजेसेंट एलिमेंट्स नहीं लगने चाहिए, अगर लग रहे हैं तो उसके लिए आप एक पेरेंट टैग को यूज करो। ठीक है, दूसरा, जावास्क्रिप्ट की कोई भी एक्सप्रेशन लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, तीसरा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना, उसकी जगह पे आप लोग यूज करो स्पेशल HTML एंटिटीज। क्या यूज करो? HTML एंटिटीज। ये डेवलपमेंट के टाइम पे बस होती है, जब डेवलप हो जाता है तो हटा देते हैं। हाँ, तो एक बार वो इंटरनली उसको टेस्ट करने के लिए चलाता है इंटरनली। ठीक है, अब मान लो एक H1 लिख रहा हूं, इसमें मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर रहा हूं। स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो। अब देखो यहाँ एरर आ रही है, पेज पे कोई एरर नहीं दिख रही, लेकिन नीचे कंसोल में एरर आ रही है। क्या बोल रहा है? द स्टाइल प्रॉप expects a mapping from style properties to values, not a, for example style equal to पहला कर्ली ब्रैकेट मतलब कि जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन, दूसरा कर्ली ब्रैकेट मींस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? की एंड वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे मार्जिन राइट कॉलन स्पेसिंग जितनी भी दी है इतना EM। तो बोल रहा है इनलाइन स्टाइलिंग इस तरीके से लिखो JSX के अंदर। अब आप इनलाइन स्टाइलिंग डबल कोट में ऐसे मत लिखो, जावास्क्रिप्ट JSX के अंदर ये इस तरीके से इनलाइन स्टाइलिंग करना मना होता है। ठीक है, तो इसको सही करो। एक कर्ली ब्रैकेट बाहर वाला, एक कर्ली ब्रैकेट अंदर वाला। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो लोअर कैमल केस में होंगी। ठीक है, तो कलर रेड, ठीक है, कॉमा, बैकग्राउंड, हाइफन की जगह हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, पहले वाले को छोड़ के, लोअर कैमल केस का रूल है। ठीक है, जैसे आप लिखते नहीं गेट एलिमेंट बाय ID, गेट का G छोटा होता है, एलिमेंट का E कैपिटल, बाय का B कैपिटल, ID का I कैपिटल, पहले वर्ड को छोड़ के हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो, रिफ्रेश। हो गया काम। हाँ, ऑब्जेक्ट चाहिए इसे। ठीक है, तो इनलाइन स्टाइलिंग इस तरीके से करते हैं। बाकी इंटरनल वगैरह तो बहुत आसानी से हो जाएंगी, जैसे कि इंपोर्ट करिए सेम फोल्डर के अंदर से navbar.css। ठीक है, उसमें भी वही CSS लगी थी। इनलाइन स्टाइलिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है।
ठीक है, दैट्स वाई ओवरराइड करने के लिए इम्पोर्टेंट। वो CSS फाइल को एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, CSS फाइल को, इमेजेस को, रिसोर्सेज को, उनको एक्सपोर्ट करने की नीड नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो। सी फोल्डर में होना चाहिए। क्या नहीं, कोई नहीं, वो उसका पाथ दे दो जहाँ पे भी लगा रहे हो। CSS फाइल का हाँ हाँ, कहीं पे भी रखो, ठीक है, बस उसका पाथ दे दो, नहीं तो वो लिंक लगा लो। फिर अगली चीज, अगर मान लो मैं यहाँ पे BR लिख रहा हूँ, ठीक है, BR टैग एक तरीके का सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, उसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एरर आ रही है, बोल रहा होगा अनक्लोज टेम्पलेट लिटरल अनटर्मिनेटेड JSX कंटेंट्स, बोल रहा है कि सर आपने टैग को ठीक से बंद नहीं किया। तो जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं उनको आपको प्रॉपरली क्लोज करना पड़ेगा, और यहाँ ध्यान रखना स्टार्टिंग में क्लोज नहीं कर सकते आप, क्लोज एंड में ही लगाना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है बंद करने पड़ेंगे, चाहे BR हो, HR हो, इनपुट हो, मेटा हो, इन सब को बंद करना पड़ेगा आपको। हाँ, XML को फॉलो करना है, इसलिए JSX में मैंने बोला था जावास्क्रिप्ट प्लस XML, ठीक है। तो ध्यान रखना सारे सेल्फ क्लोजिंग टैग को बंद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इमेज लगानी है, ठीक है। पब्लिक के अंदर देखो एक इमेज है vid.svg, img टैग, ठीक है, vid.svg, लग गई इमेज बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ये जैसे SVG लगा कोई ऐसे दूसरे हो IMG कुछ भी, कुछ भी, सारी है, JPG, PNG, JPEG, WebP, लोड नहीं हो पाए तो हाँ। देखो SVG जो होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये वैसे मैंने दूसरी तीसरी क्लास में ही बता दिया था HTML के। पहले तो 4 या 4-5 जाते थे, अभी पता नहीं कितने मिलेंगे। अरे अब तो पूछो मत, WebP सबसे अच्छी मानी जा रही है इसमें, WebP जो है बहुत ही लाइट वेट है, JPG, JPEG, PNG, WebP, SVG, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, GIF, ये सारी, ठीक है। SVG जो है क्वालिटी बहुत तगड़ी देता है लेकिन हैवी भी होता है, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। ये कितना भी जूम कर लो ये इमेज कभी फटती नहीं है, इसके पिक्सलेट नहीं होते कभी भी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग SVG प्रीफर कर रहे हैं आजकल, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को मान लो एक मैथ में जो ग्राफ पेपर होता है वो दे दूँ और एक क्वाड्रेंट क्रिएट कर दूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप, ठीक है, और आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे दूँ और मैं बोल रहा हूँ उनको कनेक्ट करके एक शेप बना दो, तो बना लोगे या नहीं? मैप पे, हाँ, ग्राफ पे, ग्राफ पे, एक मैप टैग तो भी आता है ना, जिसमें ये हाँ। तो अगर अभी सिंपल मैथ की बात करूँ तो ग्राफ पेपर जो होता है उस पर 4 पॉइंट दे दूँ, उनको मिला के एक शेप बनाई जा सकती है या नहीं? बनाई जा सकती है। इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट पे काम करता है SVG। ये जो SVG है
ये देख रहे हो आप लोग, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ आओ, पेस्ट कर दिया, रिफ्रेश, सेम आउटपुट। लेकिन ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ये कलर चाहिए टोमेटो ग्रीन, कहाँ गया, हैशटैग ग्रीन की जगह नॉर्मल ग्रीन, उसके बाद रेड। ये काम करके दिखा दो जेपीजी, हो जाएगा एग्जैक्टली। ना ही आप एडिटिंग कर पाओगे इस तरीके की, ठीक है। नहीं बेस 64 जेसन, उसको आप एडिट ही नहीं कर पाओगे बेस 64 को, आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसी वजह से एसवीजी ज़्यादा पॉपुलर चल रही है। एसवीजी को एनिमेट कराना भी बहुत आसान है आजकल, बहुत पावरफुल चीज़ है एसवीजी, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स देख रहे हो ना, सारे कोऑर्डिनेट्स हैं जो वो इंटरनली मेंटेन कर रहा है, और कोई आदमी कभी खुद से नहीं लिखने बैठता, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट होती हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन सब के थ्रू ये बनाई जाती हैं। कैनवा वगैरह में भी देख लो, मिल जाएंगी आपको एसवीजी। और हाँ, इसमें कमेंट इस तरीके से करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा के मल्टीपल लाइन कमेंट या सिंगल लाइन कमेंट भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो, जो पब्लिक फोल्डर में इमेजेस होती हैं बहुत इजीली लग जाती हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। लेकिन जो एसआरसी के अंदर है वो इमेज जल्दी नहीं लग पाती, तो उसको लगाने का एक तरीका होता है। आपने देखो, जब पब्लिक वो वाली लगाई जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता, डॉट फॉरवर्ड कुछ नहीं देना, सिर्फ फाइल का नाम और एक्सटेंशन दे दो, ठीक है। साथ ही साथ ट्राई मत करो, बाद में कर लेना। इंपोर्ट करिए img1 फ्रॉम, सेम फोल्डर नेम में नहीं है, एक फोल्डर पीछे, असेट्स के अंदर फाइल का नाम react.svg, ठीक है। तो जो भी एसआरसी के अंदर होगा उन सबको इंपोर्ट करना होता है, लाइक दिस। इंपोर्ट करिए, कोई भी नाम दे दो, कहां से, ये पाथ, ठीक है। img टैग, कर्ली ब्रैकेट, img1, ठीक है। देखो, ये सारी चीजें डायनेमिकली हो रही हैं, कोड का पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा है क्या नहीं। फिर भी कंट्रोल शिफ्ट सी करो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है। बोल रहा है कि उसकी आईडी और नेम दो इनपुट को, अभी यूज ही नहीं किया तो क्यों दूं। तो इस तरीके से इमेज लग जाएगी, ठीक है। एक बात बताओ, आप सभी ने बूटस्ट्रैप पढ़ रखा है? ठीक है, चलो अभी इस पे आते हैं। एक चीज आप लोग देखिए, मान लो मैंने कंपोनेंट जो है इसका नाम रखा हुआ है learn JSX, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज को इंपोर्ट करते हो तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, माई कंपोनेंट,
कॉपी पेस्ट, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट इंपोर्ट होते हैं हमारे, उनमें नेम चेंज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपोनेंट का नाम में माई में एम छोटा कर रहा हूं, यहां पर भी एम छोटा कर, क्या बोल रहा है, कंपोनेंट का जो नाम है वो अपर केस लेटर से ही स्टार्ट करना चाहिए। और बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अपर कैमल केस में रखो कंपोनेंट का नाम, मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। इसमें तो मैंने स्मॉल एल किया था, उसको कैपिटल किया था, तो फिर ये रीड नहीं किया। हाँ, तो वो जो है कैसे स्टोर कर लेता है, कैसे कैसे हटेगा? तो उसके लिए इंटरनली जाके एक हिडन फोल्डर होता है, उसको हटाना पड़ता है। तो ध्यान रखना, हर एक कंपोनेंट का नाम जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक। और कोई रूल है जो मैं भूल रहा हूं? तो सपना शायद तो नहीं थे। ठीक, तो मेजर रूल्स यही हैं। ठीक है, बाई चांस थोड़े बहुत आएंगे तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब एक काम कर रहा हूं मैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ठीक है, मैंने वो स्टोर करके रख दिया है ताकि आपको बाद में काम आ जाए। ठीक है, कोई और फालतू की चीज है इसमें? ना, काफी, सब हटा दिया। ठीक है, हम लोग कौन सी वेबसाइट पे आए हैं? टेलविंड CSS। ठीक है, 4.1। ठीक है, चलो एक बार जरा ये देखो, आप पहले इसे छोड़ो, एक काम करो, ऊपर आओ, पहले इसे पढ़ो, इसकी टैगलाइन क्या है? बिना HTML के छोड़ो, सॉरी, बिना HTML के छोड़े वेबसाइट बिल्ड करो। ठीक है, a utility first CSS framework packed with classes like this and that can be composed to build any design directly in your markup। जरा ध्यान से देखो, कितनी आसानी से मीडिया क्वेरी लग गई। क्लासिक को याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएगा। जैसे बूटस्ट्रैप की याद करनी होती है शुरू में, BTN प्राइमरी, कंटेनर फ्लूइड, एग्जैक्ट उसी तरीके से। और इसमें जब बहुत ही सिंपल क्लासेस दी गई हैं, जो प्रॉपर्टी का नाम है उसी से क्लास का नाम बना दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपको उसमें सिंपल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि HTML में डायरेक्ट क्लासेस लगाते जाओ, अपने आप CSS अप्लाई होती जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बूटस्ट्रैप यूज किया होगा तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से काम होता था। ठीक है, लेकिन बूटस्ट्रैप ना एक पुराना था, एक पुराना फ्रेमवर्क है।
ठीक है, और उसमें आप डायनेमिकली अपनी मर्जी से वैल्यू सेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे उसमें मान लो मेरे को मार्जिन देनी है 12.5 पिक्सल, मैं नहीं दे सकता, ठीक है। उसकी बनी बनाई क्लासेस का इस्तेमाल करो, अदरवाइज खुद से सीएसएस लिखो, ठीक है, लेकिन टेलविंड में कर सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, सीएसएस के जितने भी मॉडर्न वे हैं सारे जो है गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को फॉलो करता है टेलविंड सीएसएस, ठीक है। सारी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को टेलविंड सीएसएस फॉलो करता है। गेट स्टार्टेड, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। यूजिंग वीट, प्रोजेक्ट बना रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें 2 डिपेंडेंसी चाहिए, उठा लो। डाउनलोड हो रहा है, होने दो। वीट.config.js में आओ, टेलविंड CSS, एंटर, ब्रैकेट ओपन और क्लोज। यही सेम चीज यहाँ करने के लिए बोला है, बोल रहा है कि वीट.config, और हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो JS फाइल में ये 2 लाइन लगा दो। और हाँ, रिएक्ट वाला हटाना मत, ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं वहाँ, तो रिएक्ट जो लिखा होता है ये हट जाता है, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। नए प्रोजेक्ट, इतना करने के बाद अगला जो आपकी मेन रूट CSS फाइल है उसमें ये इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो बस Ctrl+C, हमारी रूट इंडेक्स फाइल है index.css, बस उठाओ यहाँ पे लगा दो। लग गए टेलविंड CSS, टेस्ट करें। मैं क्या कर रहा हूँ, SRC के अंदर एक फाइल बना रहा हूँ, layout.jsx, ठीक है। सेव, मेन के अंदर ठीक है, परफेक्ट। लेआउट को कॉल कर दिया और इसे रन करो। लेआउट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा आ रहा है। एक काम करो, कहाँ गया लेआउट, और हाँ एक रूल और था, क्लास की जगह हमें यूज करना था क्लास नेम, ठीक है, और फॉर की जगह HTML फॉर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। लेबल के साथ, हाँ लेबल के साथ, क्लास की जगह क्लास नेम लिखना पड़ेगा, और जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी सारी लोअर कैमल केस में होंगी, मतलब पहले वर्ड को छोड़ के हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। जैसे स्ट्रोक विड्थ W कैपिटल होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो क्लास नेम यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, कौन सा कलर दे दूँ, BG एम्बर 500। एक बार जरा ये देखो, एम्बर में डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं,
बहुत सारे कलर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अलग अलग शेड्स में पहले से इन लोगों ने क्लास बना के रखी हुई है। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ मेरे को ये वाला शेड चाहिए BG एम्बर 500, कुछ तो गलती है। टेलविंड इंस्टॉल कर लिया है, कॉन्फ़िगर कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है, लेआउट को भी कॉल किया है। मेन में क्या इंडेक्स डॉट CSS लगी है? नहीं लगी। सेम फोल्डर में ना, बहुत छोटा आ रहा है, काम करो। BG एम्बर 500 टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट वाइट और टेक्स्ट -3 एक्सेल, ठीक है, और पैडिंग वाई एक्सेस 3 कर दे रहा हूँ, 3x4 मतलब 12 पिक्सल टॉप बॉटम दोनों, ठीक है। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं 1 बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल, जस्ट लाइक रैम रूट EM, ठीक है। और यहाँ पे देखो पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन तक दे रहा है, ठीक है। ये जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया ना टेलविंड CSS इंटेलिसेंस, उसका काम है। तो यहाँ हर एक क्लास के पीछे एक CSS लगी पड़ी है। टेक्स्ट सेंटर का मतलब क्या है? टेक्स्ट अलाइन सेट, CSS की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है। ऐसे ही BG एम्बर 500 का मतलब बैकग्राउंड कलर, फिर एक वेरिएबल यूज किया है कलर एम्बर 500, ठीक है। और पैडिंग ब्लॉक कैलसी फंक्शन यूज किया, फिर उसके बाद वेर के अंदर स्पेसिंग यूज की है, इनटू की कितने की है 3, ठीक है। तो एक स्पेसिंग मतलब 16 पिक्सल, तो 16 पिक्सल इंटू 3 48, एक मिनट सॉरी, अब 1 जो है 4 पिक्सल का है, सॉरी यहाँ पे जो स्पेसिंग है ये वाला 4 पिक्सल का है, ठीक है। तो 4 इंटू 3 12। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। अब जरा यहां देखो, लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है कोर कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स के नीचे स्टाइलिंग विद यूटिलिटी क्लासेस, ऐसा लगा Next.js पे काम कर रहे हैं लोग। चलो ये देख रहे हो, लेआउट्स, कॉलम्स, डिस्प्ले, क्लियर, ऑब्जेक्ट फिट, जेड इंडेक्स, फ्लेक्स, मान लो फ्लेक्स है, फ्लेक्स पे जाओ, ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स, अगर कहीं पर भी आपको फ्लेक्स लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स है। फ्लेक्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल सब दे रखा है यहाँ पे।
फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो हर एक क्लास का मतलब बता रखा है, उसके बाद पूरा प्रॉपर यहाँ पे करके भी दिखा रखा है। कितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है बताओ। फ्लेक्स, फ्लेक्स रो रिवर्स, मतलब कि डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है और फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स लगी पड़ी है। 2 क्लास में मेरा काम खत्म। कोई अलग से CSS फाइल नहीं बनानी, कुछ नहीं लगाना, सारा काम तो यही हो गया। CSS फाइल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम रिवर्स, मीडियम डिवाइस में फ्लेक्स रो, ये मीडिया क्वेरी लगी है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट ये मोबाइल फर्स्ट होती है, तो फोन के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा और मीडियम डिवाइसेस का मतलब लैपटॉप वगैरह में फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगी। मीडिया क्वेरी लगी पड़ी है @मीडिया स्क्रीन, फिर उसके बाद MD का जो भी साइज होगा वो मीडिया क्वेरी, वन रैम बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल होता है, ठीक है। तो MD में 48 रैम, लगभग 768, तो ये रिफर कर रहा है टैबलेट को, ठीक है, 768 से बड़ा। और LG मतलब लार्ज डिवाइसेस रिप्रेजेंट कर रहा है 1024, मतलब लैपटॉप स्क्रीन। 1280 बड़े मॉनिटर जो होते हैं, उसके बाद उससे भी बड़े 2XL। बाय डिफॉल्ट मोबाइल फर्स्ट होता है टेलविंड CSS, और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच ही हमेशा यूज़ करनी चाहिए। पहले जो भी वेबसाइट बनाओ मोबाइल के हिसाब से बनाओ, बाद में उसको रिस्पॉन्सिव करो डेस्कटॉप के लिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। सच में यही होता है, सब लोग यही करते हैं, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट ही लैपटॉप पे कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो बताओ कि इतनी मीडिया क्वेरी लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस SM MD LG लगाओ, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी सेट करो, खत्म काम। ऐसी डार्क मोड के लिए भी है, लाइट मोड के लिए भी है। डार्क मोड में अलग कलर, लाइट मोड में अलग कलर, सब मिलेगा आपको, डोंट वरी। बाय डिफॉल्ट ये लाइट मोड का है, ठीक है। अगर डार्क है तो डार्क मोड में हमें क्या करना है, BG -ग्रे -800, BG कलर क्या था, ग्रे 800। कौन सा कलर आ रहा है, BG ग्रे 800, क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट डार्क मोड यूज करता हूँ। यहाँ आओ, सेटिंग्स पे आओ, अपीयरेंस, लाइट मोड, कोई मीडिया क्वेरी नहीं लगानी, @media प्रीफर कलर स्कीम डार्क, डू दिस, कुछ नहीं करना। और मीडियम डिवाइस में जो हमारा वो होगा, क्या नाम है, जो विड्थ होगी वो होगी 80, ठीक है। और छोटे डिवाइस में जो विड्थ होगी वो होगी फुल, ठीक है। और एक काम करो, तो इतने ही रहने, कितनी विड्थ है, 80 के हिसाब से आया होगा, तो 80 × 4, 4 8 32, 320 पिक्सल, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा, परसेंटेज में करना है, स्क्वायर ब्रैकेट 80%, अपनी मर्जी से जितना देना है दे दो, 72 80, ये चीज बूटस्ट्रैप में पॉसिबल नहीं है। बताओ, एक काम करो, मार्जिन X एक्सेस ऑटो
कंट्रोल शिफ्ट आई, छोटे फोन में विड्थ फुल, छोटे फोन में विड्थ फुल, बड़े डिवाइस में वैसे ये सब चीज़ें डिस्प्ले अडैप्ट नहीं होती, डिस्प्ले फ्लेक्स अडैप्ट नहीं होती, जैसे हम उसको कंसोल को बढ़ाते हैं हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स से अडेप्ट हो जाती है, लेकिन मेन बात है ज़्यादा कंट्रोल चाहिए हो तो बस दैट्स वाई फ्लेक्स चाहिए तो फ्लेक्स ले लो, 2 मिनट लगेगा। फ्लेक्स लिखो, फ्लेक्स का मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर बाकी जो करना है करो, आपकी इच्छा है। तो ये है टेलविड सीएसएस, ठीक है। तो इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना, नेक्स्ट क्लासेस पे काम करना, ठीक है।